नमस्कार, आप सबका स्वागत है समर्थ लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि बच्चों में अर्ली एज में जो फ़िज़िकल डिफरेंसेस या फ़िज़िकल इश्यूज़ हमें दिखाई देते हैं, उनको एक पेरेंट्स कैसे पहचान सकता है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ना कि केवल पेरेंट्स को देखना चाहिए, एज ए टीचर मैं सभी टीचर्स से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि वो बच्चे के संपर्क में आने वाले दूसरे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। तो ये जो मेंटल इश्यूज़ हैं बहुत हद तक पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो मेंटल इश्यूज़ में हम बात करने से पहले मेंटल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। फिज़िकल इश्यूज़ जो होते हैं वो हमें साफ और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे बच्चा चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, चढ़ नहीं पा रहा, उतर नहीं पा रहा। तो ये सब चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, जबकि इसके उल्टा है मेंटल इश्यूज़। मेंटल इश्यूज़ को हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो होता है कि हम उस बच्चे के रिएक्शंस, एक्शंस और बिहेवियर, तीनों चीज़ों अगर हमें कुछ अलग लगती हैं तब हम कहते हैं कि बच्चे में मेंटल इश्यूज़ हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं। आज हम इन्हीं कुछ मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मैंने एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स दोनों तरीके से अनुभव किया है कि मेंटल इश्यूज़ को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है बिहेवियर इशू, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, और दूसरा आता है सेंसरी इश्यूज़, इसके बारे में शायद हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर पाएँ, और लास्ट आता है एजुकेशनल इश्यूज़, लर्निंग इश्यूज़ या एजुकेशनल इश्यूज़। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि एज ए पेरेंट्स के साथ साथ एज ए टीचर भी आप इसको वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे मेंटल इश्यूज़ के बारे में। मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को मेंटल जो ग्रोथ है उसके नॉर्मल जो पैटर्न्स होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने बाद वो आवाज़ों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। कहीं से अगर आप चुटकी बजाते हैं फ़ौरन उसकी गर्दन उधर जाती है, कोई चीज़ गिरती है तो वो डर जाता है, और कुछ फैमिलियर आवाज़ें होती हैं उन पे वो स्माइल करने लगता है। तो ऐसे करते करते जब वो 5 से 6 साल का होता है तो वो लगभग सारे फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ें आइडेंटिफाई करता है और उनकी तरफ देखना भी शुरू कर देता है। जैसे अगर किचन में से उसकी मम्मी ने उसका नाम पुकारा तो अगर वो लेटा भी होगा तो उसकी जो आईज़ होंगी वो फटाफट से आप देखेंगे कि वो उसी तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही है उसके पेरेंट्स। और कई बार थोड़ा बड़ा होने पर वो अगर आप पूछें कि मैं कौन हूँ या मम्मा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, वो फिंगर पॉइंटिंग शायद ना बता पाए, मगर वो उसकी जो आईज़ होती हैं वो उस तरफ ही जाती हैं जो क्वेश्चन जिस भी व्यक्ति के बारे में आपने पूछा है। जैसे पूछा मम्मा कहाँ हैं, अगर मम्मा और दादी दोनों खड़ी हैं तो वो मम्मा की ही तरफ देखेगा, दादी पूछा जाएगा तो दादी की तरफ देखेगा। ये जो एक्शंस हैं हमें बताते हैं कि बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एक पैटर्न के थ्रू हो रहा है। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो पॉइंटिंग शुरू करता है। पॉइंटिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि वर्बल से पहले पॉइंटिंग आती है। वो जो स्पीच है वो पॉइंटिंग से शुरू होती है, और जो क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करता है और अपनी नीड भी वो पॉइंटिंग से बताता है। आपको क्या चाहिए, बच्चा उसका नाम नहीं ले पा रहा तो वो पॉइंटिंग से बता सकता है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, या पापा कहाँ हैं तो वो पॉइंटिंग से बताएगा। तो इन और बाहर की चीज़ों को भी, झूला है, कहाँ जाना है आपको, तो पार्क की तरफ इशारा करेगा। तो फिंगर पॉइंटिंग उसकी जो स्पीच होती है उसका सबसे पहला स्टेज होता है। अब उसके बाद थोड़ा और बड़ा होने पर, आई थिंक 12 से 15 महीने का होने पर, वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना शुरू करता है। लाइक दे दो, ले लो, रख दो, आ जाओ, बैठ जाओ, हैंड्स अप कर दो, क्लैप कर दो, तो वो सब आपके कहने पर करने लगता है। इससे पहले इमिटेशन भी स्टार्ट हो चुका होता है। अगर आप चाहें तो जैसे आप जो भी करते हैं बच्चा इमिटेट करना शुरू करता है। आपने लाइक आँखें ऐसे ऐसे ब्लिंक की या आपने मुंह ऐसे ऐसे बनाया तो बच्चा मुझे लगता है 8 से 10 महीने के बीच में वो कॉपी करना शुरू कर देता है उस चीज़ को, और 15 से 18 महीने का होते होते वो काफ़ी
डबल वाली इंस्ट्रक्शन भी, जैसे टेबल पर रख दो, मम्मी से ले लो, दादी को दे दो, ये सब उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। एक और बड़ी बात है कि 15 से 18 महीने या 2 साल के बीच में बच्चे की स्पीच जनरेट होने लगती है। भले ही वो लंबे लंबे सेंटेंसेस ना बोल पाए और क्लियर ना बोल पाए, बट वो अपनी नीड के लिए या आपके पूछे जाने पर टूटे फूटे अक्षरों से ही शब्द का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर रिमोट बोलते हैं तो शायद वो रिमोट पूरा ना बोलते, मोट बोल सकते हैं। पानी बोलने के लिए नानी, आनी, कुछ भी बोल सकते हैं, तो मगर वो बोलना शुरू कर चुके होते हैं। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हमें इन स्टेजेस में, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताई, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बच्चा सुन रहा है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या सुन ही नहीं पा रहा, या इंस्ट्रक्शन देने पर या इमिटेशन कराने पर वो कॉपी नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, या आपने कुछ कहा तो उसे समझने में टाइम लग रहा है, उसका रिस्पॉन्ड टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आपने 3 या 4, 6, 10 बार इंस्ट्रक्शन दिए तब वो उस काम को कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उन बच्चों पर अलग से हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार हम इन बिहेवियर्स को क्या समझने लगते हैं कि ये जो बिहेवियर्स है ना, ये उसका मूड नहीं था, या उसका मन नहीं कर रहा था शायद करने का, या उसका मतलब वो करना नहीं चाहता। हम इन चीज़ों को लेकर उन चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, जबकि ये चीज़ आप भी जानते हैं कि कितना वो इंस्ट्रक्शन मूड पे डिपेंड थी, या कितना उसका मन नहीं था, या वो करना नहीं चाह रहा था। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हम इन चीज़ों का, ये जो वो कर नहीं पा रहा, उसका ब्लेम उसके मूड पर देने लगते हैं। ये कुछ हद तक ठीक लगता है, बट एक लंबे टाइम के बाद, 2, ढाई, 3 साल बाद आप इसे मूड पर डिपेंड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको उस पर विशेष ध्यान देना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इंस्ट्रक्शंस और जो उसके आगे करने वाले काम हैं, एजुकेशन भी इफ़ेक्ट होगी, उसकी डेली लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी। अगर हम इन इश्यूज़ को देखना, आइडेंटिफाई करना पहले से ही शुरू कर दें, इट मीन्स कि अर्ली एज में ही हम इन्हें आइडेंटिफाई कर लें, तो हम इन पे जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आगे आने वाली लाइफ को, उसकी को ईजी बना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन अब ख़त्म होने के कगार पर है, तो अब हम अपने सेंटर पर भी पेरेंट्स से मिलने शुरू कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी मुझसे मिलना चाहे या मुझसे बात करना चाहे अपने बच्चे के रिगार्डिंग, तो आप बिना झिझक मुझसे आकर मिल सकते हैं। मैं सेंटर पर अवेलेबल रहती हूँ, मगर पहले आपको टाइम लेना होगा। मेरी काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं हैं। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ अपने बच्चे के लिए हेल्पिंग हैंड बनिए, और उसमें मैं आपका सहयोग कर सकती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबके सहयोग के लिए और टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।